नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज यह कविता। इसका पूर्वार्ध हम पढ़ चुके हैं। बची हुई कविता उसका अध्ययन आज हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अंश हमने पहले पढ़ा था एक बार उसका जल्दी से संक्षेप में पुनरावृत्ति उसकी हम करते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था कि दूरदर्शन पर हम बोलेंगे, अर्थात दूरदर्शन और मीडिया कर्मियों की अपने आप को एक बहुत बड़ा शक्तिवान समझने की जो अहम भावना है वो प्रकट करते हुए कहते हैं कि एक दुर्बल को, किसी कमज़ोर को हम एक बंद कमरे में लाएंगे, उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज है, आपका अपाहिजपन मतलब ऐसे ऐसे सवाल उनसे किए जाएंगे जिसका कोई तुक नहीं है, और उन सवालों के माध्यम से उस व्यक्ति के दुखों को, उसकी पीड़ा को कुरेदने का, उसके ज़ख्मों को एक तरह से हरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होगा कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, भावनाशील बनाने के लिए और दर्शक उस प्रोग्राम के साथ जुड़ सके, इसलिए पीड़ा का प्रदर्शन उस कार्यक्रम में किया जाना चाहिए, ये सोचकर उस कार्यक्रम के जो संचालक है, प्रश्नकर्ता है, वो इस तरह के सवाल जो है उनसे करता है। अगर अपाहिज व्यक्ति बोलता नहीं है तो अपनी ओर से कुछ इशारों से, कुछ हरकतों से बताने की कोशिश करता है कि क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है, थोड़ी कोशिश कीजिए, बताइए। तात्पर्य ये कि उस व्यक्ति से कुछ न कुछ बुलवाने की कोशिश जो है प्रश्नकर्ता कर रहा है। अगली पंक्तियां देखिए। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं। जब व्यक्ति आएगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो हम ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि उन प्रश्नों को सुनकर, उनको झेल कर वो व्यक्ति विवश हो जाएगा और रोने लगेगा। और दर्शकों के साथ साथ संचालक भी यही चाहता है कि वो व्यक्ति रोए। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं एक तरह से दर्शकों से पूछा गया ये सवाल है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये छुपा हुआ जो उसका उद्देश्य है कविता का, ये है वो कार्यक्रम का छुपा हुआ उद्देश्य है कि हाँ, उस व्यक्ति को रुलाना है, क्योंकि उसका रोना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर व्यक्ति रोएगा नहीं तो लोगों तक पहुंचेगी नहीं उसकी पीड़ा, यानी जब तक व्यक्ति रोएगा नहीं तब तक जो दर्शक जुड़े हैं उनके कार्यक्रम के साथ, उनके चैनल के साथ, उनमें वो पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी, उनमें वो संवेदनशीलता नहीं होगी। और जब तक इस प्रकार से दर्शक वर्ग जुड़ेगा नहीं, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी नहीं, तो ऐसे कार्यक्रमों का होना या ऐसे कार्यक्रमों को करना उनके लिए किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं दे सकता। इसलिए उनका उद्देश्य है ये इंटरव्यू तो लेना है, लेकिन इंटरव्यू में उस व्यक्ति को रुलाना ही है। इस प्रकार का छुपा हुआ एजेंडा जो है, इस प्रकार उनका उस कार्यक्रम का होता ही है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फुली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। जब वो रोने लगेगा, रोने से उसकी आंखें फूल जाएगी, तो ये फुली हुई आंखें जब बड़े बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी बड़ी करके, तब दर्शक उसके साथ जुड़ेंगे। उसके ओठों पर जो कसमसाहट है, जो पीड़ा नज़र आएगी उसके ओठों पर, कुछ बोल तो नहीं पाएगा, लेकिन बोलने की कोशिश में जो असमर्थता उसके ओठों से व्यक्त होगी, कसमसाहट जो नज़र आएगी, उसको हम उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और अपंगता की पीड़ा दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे और दर्शक हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। एक और कोशिश, फिर एक बार पूछा जाएगा, दर्शकों से कहा जाएगा कि धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक साथ संग रुलाने हैं, एक संग रुलाने हैं, यानी एंकर भी रोएगा, जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है वो भी रोएगा और दर्शकों की भी रोना है। इन तीनों घटकों के, तीनों तत्वों के रोने से सबसे बड़ी सफलता अगर किसी को मिलने वाली है तो वो चैनल वालों को मिलने वाली है। चैनल को इससे बहुत बड़ा मुनाफा, बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और वास्तविकता ये है कि यही उसका मूल उद्देश्य है कार्यक्रम का।
आप और वह दोनों, आप भी रोएंगे, वो भी रोएगा, दोनों रोएंगे, और घड़ियाली आंसू जो एंकर है उसके भी वहाँ होंगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये कहा जाएगा कैमरेमैन को। वैसे प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जब प्रदर्शन हो रहा है कार्यक्रम का तब नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन ये सूचनाएं जो है एंकर अपने कैमरामैन को देगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब बहुत सी कोशिश की जा रही हैं और वो अपंग व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति अपनी ओर से कुछ भी बताने के लिए तत्पर नहीं होता है, या जो सोचा था उन्होंने कि ये अपनी कहानी बताएगा और उस कहानी के साथ हमारे दर्शक जुड़ेंगे, उसकी पीड़ा को दर्शक महसूस करेंगे और दर्शकों की एक बड़ी तादाद हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगी, ये उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसलिए झिझक कर कैमरामैन से वो कहता है कि कैमरा बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ध्यान रखिए बच्चों, ये पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये इस कविता में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, और यही पंक्ति इस पूरी कविता की कलई खोलने में सक्षम है कि ये कार्यक्रम क्यों लिया जा रहा है। अंत में अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। बस थोड़ी कसर रह गई, ये दर्द है उस एंकर का, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ उस कार्यक्रम के आयोजन उन लोगों ने किया था उसमें कुछ कमी रह गई। सोचा था कि पीड़ा का जो है बाज़ार हम लगाएंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे, लेकिन उस प्रयास में वो सफल नहीं हुए, उस कोशिश में वो यश प्राप्त नहीं कर पाए, और इसलिए वो मन में सोच रहा है कि बस थोड़ी कसर रहेगी। तात्पर्य क्या कि इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य अलग था, लेकिन मुखौटा एक तरह से इस कार्यक्रम का ये था कि एक सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ कार्यक्रम था। हम विकलांगों के प्रति जो है अपना कुछ कर्तव्य समझकर उनको समाज के सम्मुख लाना चाहते हैं, उनकी पीड़ा समाज के सम्मुख रखना चाहते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। इस प्रकार का एक आडंबर सामाजिक उद्देश्य का इसके साथ जोड़ा जाता है, और चैनल अपनी वाहवाही करवाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को सामाजिक उद्देश्य का लेबल लगा देते हैं। लेकिन मीडिया की खोखली जो वास्तविकता है रघुवीर सहाय जी ने यहाँ पर हमारे सम्मुख रखी है कि यहाँ संवेदनहीनता ने अपना ऐसा कब्ज़ा बना लिया है कि हर व्यक्ति की पीड़ा और भावना का यहाँ बाज़ार लगाया जा रहा है, और प्रत्येक कार्यक्रम के पीछे केवल और केवल मुनाफा कमाना, अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना, अधिक से अधिक पैसा कैसे होगा, अधिक से अधिक मार्केटिंग हमारे चैनल का कैसे होगा, किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, यही सबसे बड़ा उद्देश्य हर कार्यक्रम के पीछे छुपा हुआ होता है। भले वो जताया ना जाता हो, दिखाया ना जाता हो, या आम जनता के सामने उद्देश्य ना आता हो, लेकिन अंदर ही अंदर सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। और इसीलिए ये सामाजिकता के मुखौटे में छिपी हुई क्रूर कविता है, ऐसा कहा जा सकता है। इस कविता के उद्देश्यों को हम समझेंगे। कविता यहाँ से खत्म हो गई मित्रों। शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ पर जब दूरदर्शन की खोखली मानसिकता को या टेलीविज़न चैनल वालों की जो मुनाफे की मानसिकता है उसको जब कवि बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये संदेश कवि हमें देना चाह रहे हैं कि हमें शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाना चाहिए। इस कविता का उद्देश्य केवल इतना नहीं कि हमने पढ़ लिया, प्रश्नोत्तर लिख लिए और हम पास हो गए। ये जीवन के लिए सबक है। ऐसी ऐसी कविताएं होती है हमारे इस पाठ्यक्रम में, भाषा के पाठ्यक्रम में जो जो कहानियाँ कविताएं होती है, उनसे जो मूल्य हमें मिलते हैं वो केवल तात्कालिक रूप में उस वर्ष में पढ़ने और प्रश्नोत्तर लिखने के उद्देश्य से, तो एक तात्कालिक उद्देश्य भले उसका वो होता है, लेकिन दीर्घकालीन या दूरगामी उद्देश्य वो हमारे जीवन पर प्रभाव करने वाले होते हैं, और उन उद्देश्यों के साथ हमें चलना होता है। जाने अनजाने उन सभी संदेशों को हम आत्मसात करते हैं और उसे ध्यान में रखना चाहिए जब हम आगे ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि जो यहाँ शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोग हैं उनके प्रति हमारी सोच संवेदनशील होनी चाहिए। दूसरा एक प्रमुख उद्देश्य इस कविता का है कि कवि रघुवीर सहाय जी ने माध्यमों की कलई खोली है। उनकी जो धूर्तता है, उनके मुखौटे जो सामाजिक और अलग अलग प्रकार के लेबल लगाए जाते हैं कार्यक्रमों के
बड़े उदारता जो दिखाई जाती है कार्यक्रमों के नाम को लेकर, उसके पीछे जो छुपी हुई मानसिकता है उनकी मुनाफे कमाने की, उसको उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। क्रूर व्यवसायिक उद्देश्य यहाँ पर आम जनता के सामने उन्होंने खोला है। कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन होती मानसिकता का प्रकाश डाला गया है। मित्रों, ये कारोबार का दबाव ये केवल कारोबार क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में आजकल ऐसा है कि दबावों के चलते हम लोग संवेदनहीन हो रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति है और हर जगह जो है पैसा महत्वपूर्ण होता जा रहा है और पैसे के पीछे दौड़ते हुए हम लोग जो है संवेदनहीन हो रहे हैं, अपने पीछे छूट रहे हैं और केवल अपने लिए, स्वयं के लिए जीने के लिए अपना विचार करते हुए स्वार्थ प्रेरित होकर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमारे लिए घातक है। तो हम लोगों को जब भी समय मिले एकांत में इस बात को सोचना चाहिए। आगे चलकर आप ज़िंदगी का सफ़र तय करेंगे तो कहीं न कहीं कोने में एक संवेदनाएं हम लोगों को बचाए रखनी है। मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया है कि ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल करते जिनसे आम आदमी भावुक हो सके, और आम आदमी का भावुक होना, आम आदमी को भावुक करना ही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है, क्योंकि जब आम आदमी भावुक होगा तभी इनका कार्यक्रम बिकेगा और तभी इनके कार्यक्रम के साथ अधिक लोग जुड़ेंगे। ये भी उसका छुपा हुआ उद्देश्य उस कविता में उजागर किया गया है। इस कविता के काव्य सौंदर्य अथवा शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। प्रश्न आता है 2 अंकों के लिए आपको परीक्षा में, 2 या 3 अंकों के लिए, आजकल 2 ही अंकों के लिए आ रहा है। कविता में कहानीपन और नाटकीयता है, यानी कविता जरूर है लेकिन कहानी की तरह और नाटक की तरह प्रस्तुत की गई है कोष्टकों में, और उसमें जो संदेश, ये सूचनाएं दी गई है, उसमें एक अर्थवत्ता और अधिक इसमें स्पष्ट होती है। दृश्य बिंब, फुली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। बिंब आप जानते हैं, बिंब का मतलब है कि ऐसे शब्द वर्णन जिसको पढ़कर हम उसको देख सके, महसूस कर सके, सुन सके, गंध उसका हम जान सके, ऐसा वर्णन जो होता है वो चित्र वर्णन, एक तरह से चित्रात्मक भाषा उसे कहा जाता है, और उसे बिंब कहते हैं काव्य सौंदर्य के शब्दों में। बिंब का शाब्दिक अर्थ है चित्र। जैसे इस पंक्ति को पढ़ते ही हमारे सामने जो है फुली हुई आँख का एक चित्र उपस्थित हो जाता है, तो ऐसे प्रभाव, बिंबात्मक प्रभाव इस कविता में है। दृश्य बिंब यहाँ पर इन पंक्तियों में है। बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग, शब्दों का कोई आडंबर नहीं है, सीधी सी बात है और स्पष्ट कही गई है। सरल सहज शब्दों का प्रयोग है। आम बोलचाल की भाषा, जैसे हम बोलते हैं वैसी भाषा का यहाँ पर प्रयोग है, जिससे सभी लोग जो है इस कविता को आसानी से समझ सकते हैं। सांकेतिकता, लक्षणा तथा व्यंजना, इस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लक्षणा, व्यंजना यानी जो कहा है, देखिए जैसे अवसर खो देंगे, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, केवल उस वाक्य को आप पढ़ेंगे तो पर्दा है और पर्दे पर वक्त है, मतलब वक्त की बहुत कीमत है, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ ये है कि इन कार्यक्रमों का सबसे बड़ा उद्देश्य मुनाफा कमाना है। समय उनके लिए बड़ा कीमती है और एक एक पल भी जो वो दे रहे हैं उसके पीछे पैसे की गणना हो रही है, कमाई की गणना हो रही है। भाषा प्रवाहमयी है, खड़ी बोली का प्रयोग है, और अधिकतर आधुनिक कविताएं जो मुक्त छंद में लिखी गई है, ये भी कविता मुक्त छंद में लिखी हुई है। कोष्टकों का प्रयोग जो है वो अर्थवत्ता बढ़ाने में और सहायक है। जहाँ ये नई कविता की प्रवृत्ति है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि समकालीन कविता में बहुत से कवियों ने जो है इन कोष्टकों को प्रयोग में लाया है अपनी बात और अधिक स्पष्ट करने के लिए। और भी कुछ बात इस कविता के संदर्भ में की जाती है, जैसे विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तुलसीदास की एक पंक्ति है कि परहित सरी सधर्म नहीं भाई, रामचरितमानस में, अर्थात दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का कल्याण करना, इससे बड़ा धर्म नहीं है। आजकल धर्म के नाम पर होने वाले जो खिलवाड़ है, जो एक तरह से धर्म के नाम पर आतंक जो फैलाया जाता है, या एक दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष का जो जहर फैलाया जाता है, तो अगर यही धर्म है तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा धर्म के नाम पर होगा। कि दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये उपकार निस्वार्थ होना चाहिए। नेकी कर और कुएं में डाल वाली पंक्ति जो है यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
अपंग और अपाहिज व्यक्तियों की सेवा और सहायता करनी चाहिए, उनका उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उनको यथासंभव हो सके ऐसी मदद की जाए कि उनसे उनका जीवन संवर सके। इस कविता से हम संदेश ग्रहण करेंगे कि सच्ची सुंदरता मनुष्यता का प्रसार परोपकार सेवा की भावना में है। हमारे मन में मानवता के मूल्य होने चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। अपंग व्यक्तियों पर जब हम दया कर रहे हैं तो केवल तात्कालिक दया या थोड़ी सी मदद हमने कर दी, वो पल भर के लिए उनकी समस्या दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ उपाय हमें खोजे जाने चाहिए। सामूहिक रूप से हमें प्रयास करना चाहिए या व्यक्तिगत रूप से हम कुछ प्रयास अगर कर सकते हैं कि उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा के बलबूते जो है वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाए, उसमें सहायता उनकी की जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इस तरह हमारा व्यवहार हो, यही इस कविता का सबसे बड़ा संदेश है। मानव इस संसार की सबसे सुंदर सर्जना है ईश्वर की। सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि मानव जो है सुंदरतम है, इस मानव तुम हो सबसे सुंदरतम, इस तरह की सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है। लेकिन वो तभी सुंदर है जब उसमें मानव मूल्य बने रहेंगे, और मानव मूल्यों से ही मानव सुंदर बनता है। अतः इस कविता को पढ़ने के बाद इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे अंदर संवेदनाएं जागृत होनी चाहिए, चाहे कितना ही दबाव हो सकता है उपभोक्तावाद की संस्कृति है, दुनियादारी ऐसी है कि हर कोई अपने लिए जी रहा है, लेकिन अपने लिए जीते हुए कहीं न कहीं थोड़ा सा अंश हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम और सद्भाव से भरा रहे, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। अपने शारीरिक अपंगता पर विजय पाने वाले कुछ विश्व की चर्चित हस्तियां मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, आप स्वयं इनके बारे में खोजें, जानें और पढ़ें, ताकि आप जो है इनके जीवन से कुछ सीख सकें, उनके जीवन संदेश को आप समझ सकें। ये लुइग वैन विटवेन, दूसरे हैं स्टीफन हॉकिंग्स, इनसे आप भली भांति परिचित हैं, जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनमें भी कुछ कमी थी, ऐसा कहा जाता है, तो क्या कमी थी, क्या था, आप जानिए। मैं इन हस्तियों के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा प्रयास है, या मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं इंटरनेट पर या किसी किताबों के माध्यम से इन हस्तियों के बारे में जानें और उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। अन्य और दो महत्वपूर्ण नाम है, देखिए सुधा चंद्रन, जो नृत्य के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा नाम है, और दूसरा है अरुणिमा सिन्हा। और भी इस तरह के अन्य नाम हो सकते हैं, उनको आप खोजें, ढूंढें, उनके जीवन को जानें, उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया उसको समझें, और हमारे जीवन से भी तुलना करें, क्योंकि छोटी छोटी कठिनाइयों पर जो हम रोने लगते हैं उससे बंद करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, एक दिन हमारा होगा और हम सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास बनाए रखें। प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे जो पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टक में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है, हम चर्चा कर चुके हैं शिल्प सौंदर्य में, वहाँ से समझकर आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। मित्रों, आपको दोनों बातें यहाँ करनी है कि कैसे सामाजिकता का उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे लगाया जाता है। लेबल एक तरह से लगा होता है, लेकिन उसके पीछे जो छुपी हुई वास्तविक उद्देश्य चैनल जगत के या मीडिया जगत के है, उनको यहाँ आपको प्रश्न करना है और अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इसका उत्तर आप तैयार करेंगे। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। कवि ने यहाँ पर चैनल में कार्य करने वाले उन लोगों की अहम भावना को जो है हमारे सामने प्रकट किया है, अच्छे से विस्तार करके, और जो विकलांग व्यक्ति है उसको कैसे एक उनके साथ व्यवहार ऐसा किया जा रहा है कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो दुर्बल है, कमज़ोर मानकर ही उनको लाना है। ये जो विचारधारा है उनकी, वो यहाँ पर दोनों बातें, उनका अहम भाव और सामने वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की उनकी प्रवृत्ति, ये दोनों बातें आप यहाँ लिखेंगे।
यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? वही है कि जब लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ेंगे, उसी कार्यक्रम को देखते रहेंगे क्योंकि उत्सुकता बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है। आप देखते हैं आम तौर पर जो धारावाहिक चलते हैं टीवी पर, तो वो ऐसे प्रसंग में ख़त्म होते हैं कि उन कार्यक्रमों के ऐसे हिस्से को अंत में दिखाया जाता है कि जब वो धारावाहिक ख़त्म होता है कि दर्शकों के मन में दूसरे दिन देखने की जिज्ञासा बनी रहे। वही उद्देश्य है कि दूसरे दिन दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े और उसे देखे। ठीक वही बात यहाँ है कि जब पीड़ा प्रदर्शन होगा उस व्यक्ति का तो उसके साथ लोग जुड़ेंगे और देखने की इच्छा उनके मन में निर्माण होगी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी फ़ायदा होना है वो चैनल वालों को होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कार्यक्रमों से किसी अपाहिज व्यक्ति को बहुत कुछ मदद हो सकती है। निश्चित है कहीं कहीं कुछ संस्थाएं हैं जो मदद करती है, बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन कार्यक्रम के ज़रिए उनकी पहुंच संस्थाओं तक कई बार चली जाती है, लेकिन छुपा हुआ उद्देश्य इन कार्यक्रमों का चैनल वालों की दृष्टि से देखा जाए तो मुनाफा कमाना ही होता है, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना ही उनका उद्देश्य होता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? देखिए मित्रों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पर्दे पर वक्त की कीमत एक ही पंक्ति है जो पूरी कविता को जो है पलट देती है, उसका उद्देश्य पलट जाता है और इसलिए आपको अच्छी तरह से इसको विस्तार से समझा कर लिखना है कि कैसे इस पंक्ति से कविता का भाव और कविता के उद्देश्यों को जो है हम समझ रहे हैं और कैसा दृष्टिकोण चैनल का है उसके प्रति ये हम लिख सकते हैं। दूसरे छोटे छोटे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे दूरदर्शन पर अपाहिज का साक्षात्कार क्यों दिखाया जाता है? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या करता है? कविता में संवेदना शून्य मानसिकता किस प्रकार उद्घाटित हुई है? और अपाहिज की शब्दहीन पीड़ा को मीडियाकर्मी किस प्रकार अभिव्यक्त कराना चाहते हैं? तो इन प्रश्नों को, ये पाठ्यपुस्तक के प्रश्न और नीचे दिए हुए छोटे छोटे ये प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कापियों में लिखना है, पूरा करना है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आशा करता हूँ ये कविता, इससे पहला जो वीडियो था वो वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आई होगी। कोई भी कठिनाई है तो आप ज़रूर संपर्क करें। स्वस्थ रहें, घर पर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहे। धन्यवाद।